नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चीफ जस्टिस एनवी रमना आज सेवानिवृत्त हो गए। उनके कार्यकाल में देश को कई अहम याचिकाओं पर निर्णय नहीं मिला, कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन खुद भी चीफ जस्टिस एनवी रमना न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका को लेकर कई गंभीर सवाल उठा गए। उन टिप्पणियों के जरिए सार्वजनिक बहस को मजबूती तो मिली, लेकिन उन्हीं प्रश्नों पर अदालत के फैसलों से जवाब नहीं मिले। चीफ जस्टिस के कोर्ट में आज उनका आखिरी दिन था, लेकिन उनकी कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण इतिहास बना गया। इसके बाद भी कई ऐसे मामले रहे जो इतिहास में दर्ज होने का इंतजार ही करते रहे। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि इस बात के लिए माफी चाहते हैं कि अपने कार्यकाल में इस बात पर ध्यान नहीं दे सके कि मुकदमों को जल्दी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। उन्होंने कहा कि 16 महीनों में केवल 50 दिन मिले जिसमें वे प्रभावी और पूर्णकालिक तरीके से सुनवाई कर सके। कोविड के कारण कोर्ट पूरी तरह काम नहीं कर पाया। यह तस्वीर आज की है। आखिरी दिन सभी जस्टिस के साथ एक फ्रेम में कैद हो जाने का यह लम्हा निजी स्मृतियों के लिए शानदार है, न्यायपालिका के हिसाब से भी कम महत्वपूर्ण नहीं। हमारी न्यायपालिका की जवाबदेही इसलिए भी गंभीर होती है क्योंकि नागरिक आखिरी उम्मीद की तरफ देखता है। न्यायाधीश भी इस बात को लेकर संवेदनशील रहते हैं कि जनता उन्हें किस नजर से देख रही है। इंसाफ का होते हुए दिखना भी इंसाफ का अभिन्न अंग माना जाता है। आखिरी दिन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कई अहम मुकदमों की सुनवाई की तारीख ना पड़ने पर माफी क्यों मांगी? क्या इसलिए कि उनके कार्यकाल तक आते आते उन याचिकाओं के नहीं सुने जाने को लेकर सब्र का बांध टूटने लगा? यह सवाल उनके तमाम अच्छे कार्यों के ऊपर भारी पड़ने लगा था। आर्टिकल 14 एक न्यूज वेबसाइट है, उस पर सौरभ दास ने चीफ जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल का विश्लेषण किया है। सौरभ दास ने इस विश्लेषण की शुरुआत चीफ जस्टिस एनवी रमना की ही बात से की है। इसी 23 जुलाई को उन्होंने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कदमों की समीक्षा संवैधानिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। इसका सहारा लेते हुए सौरभ उनके कार्यकाल की समीक्षा करते हैं और बताते हैं कि चीफ जस्टिस रमना ने अपने कार्यकाल में 29 पब्लिक लेक्चर दिए हैं। सौरभ ने उनके ही लेक्चर का हिस्सा लेकर कथनों को लेकर उनके सामने उन याचिकाओं को रखा है जो सुनवाई का इंतजार करती रह गईं। इससे जो अंतर्विरोध सामने आता है वह एक चीफ जस्टिस के कार्यकाल को समझने में काफी मदद करता है। सौरभ अपने विश्लेषण में दिखाते हैं कि 53 ऐसे मामले थे जो चीफ जस्टिस रमना के कार्यकाल में संवैधानिक पीठ के गठन का इंतजार करते रह गए। कई ऐसे भी मामले थे जिनके लिए संवैधानिक पीठ की जरूरत नहीं थी, मगर वे भी कुछ कम राष्ट्रीय महत्व के नहीं थे। सौरभ दास ने लिखा है कि इन याचिकाओं पर सुनवाई का रोस्टर बनाने का अधिकार और जवाबदेही चीफ जस्टिस की ही होती है। इसके बाद सौरभ ने इसकी गिनती की है कि कितने दिनों से किन मामलों में सुनवाई नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि कई सारे मामले केवल चीफ जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल में ही नहीं सुने गए, बल्कि उनके पहले के चीफ जस्टिस के कार्यकाल में भी सुनवाई का इंतजार करते रह गए। जैसे धारा 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका 1115 दिनों से लंबित है। इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका 1816 दिनों से लंबित है। आर्थिक आधार पर आरक्षण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका 1323 दिनों से लंबित है। यूएपीए को चुनौती देने वाली याचिका 1105 दिनों से लंबित है। नागरिकता कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका 987 दिनों से सुनवाई का इंतजार कर रही है। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है, 159 दिनों से याचिका लंबित है। We have to admit the fact that the pendency is a huge challenge before us. I must admit that issues of listing and posting of matters is one of the areas on which I could not pay requisite attention. I am sorry for that. We are busy in firefighting on all the days. On day-to-day basis, we work. All sides are equally contributors for this problem.
चीफ जस्टिस रमन्ना ने कोर्ट के भीतर भी खुलकर बोला और बाहर भी। नेताओं और पुलिस के अफसरों की साठगांठ पर भी सख्त टिप्पणी की। लेकिन समीक्षकों की नजर इस बात पर रही कि संवैधानिक पीठ के गठन और जटिल मामलों की सुनवाई में उनके कार्यकाल में क्या प्रगति हुई है। धारा 370 से लेकर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका उनके कार्यकाल में भी नहीं सुनी गई। संवैधानिक पीठ का गठन ही नहीं हुआ। धारा 370 खत्म करने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में मनोहर लाल शर्मा ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति के बिना यह धारा समाप्त नहीं हो सकती थी। यही नहीं, एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। केंद्र की तरफ से राज्यपाल की नियुक्ति कर उनके जरिए इस कानून को मंजूरी दी गई। इस केस की पहली सुनवाई 16 अगस्त 2019 को हुई। आखिरी सुनवाई 2 मार्च 2020 को। 30 महीने से इस मामले में सुनवाई नहीं हुई। 25 अप्रैल 2022 को गुजारिश की गई कि सुनवाई शुरू हो। तब चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि वे इसे देखेंगे, मगर सुनवाई शुरू नहीं हुई। इसी तरह 1816 दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड की याचिका सुनवाई का इंतजार कर रही है। इस याचिका में कहा गया है कि यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं है क्योंकि कौन चंदा दे रहा है उसका नाम सार्वजनिक नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने भी ये कहा कि यह कानून अवैध है क्योंकि राज्यसभा में इस पर बहस नहीं हुई। इसे मनी बिल के जरिए पास किया गया। जनवरी 2018 में यह कानून पास हुआ। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की कोर्ट में आखिरी बार सुनवाई हुई थी। 30 महीने से इस केस में भी सुनवाई नहीं हुई है। इसी प्रसंग में आर्टिकल 14 के रिपोर्टर सौरभ दास ने जस्टिस रमन्ना के एक लेक्चर का हिस्सा कोट किया है। वो कहते हैं कि नागरिकों को जब पता होगा तभी वह कानून के राज को और मजबूत करेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे और जरूरत पड़ने पर न्याय की मांग करेंगे। इस कानून के संदर्भ में खोजी पत्रकारों ने बताया था कि चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय ने इस कानून का विरोध किया था। कहा था कि इससे गलत परंपरा बनेगी, इसका दुरुपयोग होगा और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। यह केस पहली बार चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अदालत में लिस्ट हुआ। दूसरी बार चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अदालत में सुना गया। उसके बाद से सुनवाई ही नहीं हुई। इस मामले में भी 25 अप्रैल को प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस रमन्ना से आग्रह किया कि इस पर सुनवाई हो, तो वही जवाब मिला, हम इसकी सुनवाई करेंगे, मगर सुनवाई नहीं हुई। 4 महीने से सुनवाई नहीं हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासनिक मामलों पर किसका नियंत्रण है, दिल्ली सरकार का या केंद्र सरकार का? इस याचिका पर संवैधानिक पीठ का गठन होना था। 22 अगस्त को जस्टिस रमन्ना ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन तो कर दिया, लेकिन सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। 14 मई 2022 को चीफ जस्टिस ने श्रीनगर में कहा था कि कानून के राज और मानवाधिकार को सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तेज रफ्तार से न्याय नहीं मिलती है और कम खर्चे में नहीं मिलती है। 23 याचिकाएं फाइल की गई हैं इस संदर्भ में। आज उनकी विदाई के समय कई वकीलों ने उनकी भूमिका की तारीफ की। दुष्यंत दवे तो भावुक हो गए और कपिल सिब्बल ने कहा कि आपने हमेशा जनता की आवाज सुनी है। दुष्यंत दवे ने कहा कि आपने अद्भुत संवैधानिक नैतिकता और संवैधानिक लोकाचार बनाए रखा। Your lordships have been a citizen's judge. Lord, I speak on behalf of vast multitude of citizens of this country. You stood up for them. You upheld their rights. You upheld the Constitution. When you took over, I wrote that day an article. I was skeptical. I was skeptical after what the court had gone through. But I must say, your lordships excelled our expectations. You lived beyond anybody's expectations. You did what is really expected to be done by this court. It was amazing to see. That real checks and balance which is required to be kept between judiciary, executive and the parliament. You did it.
a judge delivers judgments throughout his judicial career, and the bar delivers the judgment the day on which the judge retires. And this is our verdict. How popular you are and how lovingly your Lordship would be remembered. The second contribution, which we can never forget, is my Lord Justice Ramanna's zeal for infrastructural development of various courts throughout the country. Not just the judicial or judicious approach, but a diplomatic approach by an administrator, because the Chief Justice of India, apart from being a judge of the Supreme Court, is also interacting with several stakeholders, and he requires to be not only learned, but he requires to be a good and efficient administrator, a very humble and polite human being. I have never seen him being brash, negligent, rash or arrogant with anyone. कई न्यूज वेबसाइट पर चीफ जस्टिस के कार्यकाल की समीक्षा हो रही है। उसमें लिखा जा रहा है कि किन मुद्दों पर फैसले आए और किन मुद्दों को फैसले का इंतजार करना पड़ा और उनका कार्यकाल खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में खाली पदों को भरा गया बड़े पैमाने पर। बताया जाता है कि ऐतिहासिक स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्तियां हुई हैं। उन्होंने कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाली सुनवाई में हिस्सेदार भी बनाया। बड़ी बात थी। पेगासस मामले में जस्टिस रमन्ना ने याचिका स्वीकार कर ली, यह भी बड़ी बात थी, और जांच समिति भी बना दी। लेकिन इस रिपोर्ट पर भी उनके कार्यकाल में सुनवाई अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मूल सवाल यही है कि बहुत सारे बड़े महत्व के संवैधानिक मसलों को सुने बिना उनका कार्यकाल खत्म हो गया। जस्टिस रमन्ना ने कोर्ट के बाहर जो बातें कही हैं, निश्चित रूप से न्यायपालिका को लेकर उठते सवालों पर उससे बहस आगे बढ़ती है और न्यायपालिका पर भी सवाल उठते हैं। मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सम्मेलन में जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि न्यायपालिका पर बढ़ रहे बोझ के लिए कार्यपालिका के विभिन्न अंग जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या इस याचिका के बोझ में बदलते जाने के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार नहीं है? Indian judiciary has grown with time and waves of democracy. It cannot be defined or judged by one single order or judgment. At all times, the majesty of this great institution shall be protected and defended by both the bench and the bar. Unless the credibility of this institution is protected, being the officers of this court, you cannot command respect from the people in the society. The elect and participatory bar can alone strengthen the judiciary. Because of your efforts and cooperation, the country's progressive jurisprudence evolved. जस्टिस यूयू ललित 27 अगस्त को नए चीफ जस्टिस के पद की शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल बेशक छोटा होगा, मगर कोर्ट प्रशासन की तरफ से नोटिस आ गया है कि 25 संवैधानिक पीठ का गठन किया जा रहा है। यह एक बड़ा बदलाव है। आने वाले दिनों में अहम फैसलों पर सुनवाई होगी, शायद फैसले भी आ जाएं। One area which is listing, and I must assure you that we will strive hard to make listing as simple, as clear and as transparent as possible. A clear-cut regime where any urgent matters can freely be mentioned before the respective courts. We will strive hard to say that yes, we will always have at least one constitution bench functioning all throughout the year. किसी भी चीफ जस्टिस का कार्यकाल महीनों से बड़ा नहीं आंका जाता है, फैसलों से बड़ा होता है। नए होने वाले चीफ जस्टिस यूयू ललित आम लोगों की सुनवाई में देरी के मसले को लेकर चैंपियन रहे हैं। लीगल एड और लोक अदालतों में जल्दी फैसलों की पहल करते रहे हैं। जनता सुप्रीम कोर्ट को देख रही है। विभाजनकारी राजनीति का असर सुप्रीम कोर्ट को देखने के चश्मे पर भी पड़ा है। हाल ही में नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कई पूर्व जजों और नौकरशाहों ने पत्र लिख दिया, तो समय समय पर फैसले में देरी या फैसले से असहमति को लेकर राजनीति के दूसरे पक्ष के लोग भी पत्र लिखते रहे हैं।
कई जस्टिस के कार्यकाल की इसी तरह की समीक्षा मीडिया में आई है, आप उन्हें पढ़ें। उन सभी को पढ़ा जाना चाहिए और इसकी बहस में गंभीरता लाने का प्रयास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ही अधिकार देता है कि उसके फैसले की समीक्षा हो, लेकिन आप जजों की मंशा पर सवाल नहीं कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला दे दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जिनसे पूछताछ होनी है उन्हें वारंट या एफआईआर, जिसे ईडी की जुबान में ECIR कहते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है। इसे चुनौती दी गई, तब उस याचिका को चीफ जस्टिस NV रमना ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने माना कि दो मुद्दों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। पहला यह कि आरोपी को ECIR की कॉपी ना देना, दूसरा निर्दोष होने के अनुमान को उल्टा करना। केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने दलील दी कि सीमित नोटिस ही जारी किए जाएं, 4 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। जांच एजेंसियों को लेकर राजनीति आक्रामक होती जा रही है। जिस तरह से इनका इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही हो रहा है, विपक्ष भी अब उतना ही आक्रामक होता जा रहा है। जब ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर रही थी, तब कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। बिहार विधानसभा के भीतर और बाहर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आक्रामक हो गए हैं। उनके कुछ शब्दों को कार्यवाही से निकालना भी पड़ा। आज दिल्ली विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया CBI की जांच को लेकर आक्रामक हो गए। एकदम मैंने इसीलिए कहा धूल में लठ मार रहे हैं, सारी झूठी FIR कर रखी है। इन्होंने जब CBI की रेड की तो उसके बाद चारों तरफ माहौल ये बनाया बस CBI की रेड हो गई, ED की और होने वाली है। मैंने कहा CBI कुछ पकड़ नहीं पाई तो भाई जिस घर में से CBI कुछ नहीं ढूंढ पाई, ED क्या ढूंढ लेगी? हो सकता है ED के पास कोई और एक्सपर्टीज हो। भाई मेरे गद्दे खंगाल लिए, मेरे बेड का वो ढक्कन खोल खोल के खंगाल लिए, मेरे कपड़े पैक करके सर्दियों के रखे हुए थे वो खोल खोल के देख के जैकेट वापस से पैक कर दी। अब CBI उसमें से कुछ नहीं ढूंढ पाई। जैकेट वाले उसी बैग में से, स्वेटर वाले, लाल स्वेटर वाला बैग है वो मेरा, लाल स्वेटर वाले बैग में से जिसमें से CBI खोल खोल के कुछ नहीं ढूंढ पाई। ED क्या ढूंढ लेगी मुझे समझ नहीं आया, पर बोले जी ED की भी रेड होगी। मैंने वो भी करवा लो भाई, ED की भी रेड देख लेंगे। अब ये CBI की रेड और ED की रेड का इन्होंने इतना प्रेशर बना दिया, इतना चारों तरफ से कि बस CBI तो हो गई, अभी ED होगी। फिर एक आदमी मेरे पास मैसेज लेके आया, बोला देखो ये CBI रेड और ED की रेड में ना अब तुम्हें फंसाने वाले हैं। मैंने कहा फंसा तो दिया ही, फर्जी फंसा रहे हैं मुझे पता है, पर शुरू तो करी दी। बोले नहीं नहीं पूरे जिंदगी सड़ाएंगे। मैंने कहा सड़ा दें, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं तो 9 साल पहले एक मुकदमे से निकला हूं, फिर 9 साल झेल लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है जब फर्जी है तो। बोले नहीं नहीं जानते नहीं हो तुम इनको, बहुत खतरनाक लोग हैं। बोले इनको इस तरह से मत लड़ो, ये केजरीवाल जी का साथ छोड़ के इधर बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे CBI और ED तुरंत बंद हो जाएंगे, सारे केस खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था केस फर्जी है। भ्रष्टाचार के केस ऐसे थोड़ी बंद होते हैं, ये तो फर्जी केस ऐसे बंद होते हैं। मैंने कहा मैं क्यों चला जाऊं भाई, जब मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो कोई भ्रष्टाचार किया नहीं। आज नहीं तो कल अदालत में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे इस देश की अदालतों पर भरोसा है, न्याय करेंगी। तुम लोग जितना भी CBI का दुरुपयोग कर लो, ED का दुरुपयोग कर लो, फिर पहले भी करते थे फिर कर लो, पर मैं तो कोर्ट से छूट जाऊंगा। इसके लिए मुझे केजरीवाल जी का साथ छोड़ने की क्या जरूरत है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान तेज हो गया है। बीजेपी कहती है अगर आप निर्दोष हैं तो जांच एजेंसी का सामना करने से क्यों घबराते हैं, लेकिन बीजेपी इस बात का जवाब नहीं देती कि केंद्र सरकार ने पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से सहयोग क्यों नहीं किया। क्या बीजेपी के नेता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और केंद्र सरकार से जवाब मांगेंगे। एक दिलचस्प मामला बंगाल बीजेपी से है। यहां दिलीप घोष ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे CBI और ED दोनों पर सवाल उठते हैं। मीडिया में बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष का एक बयान चर्चित है, जिसमें वे कहते हुए पाए जा रहे हैं कि लगता है कि CBI के कुछ अफसरों और आरोपियों के बीच साठगांठ हो गई है। सभी की अपनी जरूरतें हैं, कुछ चंद हजार रुपए में बिक जाते हैं तो कुछ करोड़ में। जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तब केंद्र ने ED को लगा दिया।
दिलीप घोष ने यह बात एक कार्यक्रम में कह दी। इसके बाद इनका ही